let us go towards the next part of this chapter, which is the functions of money. Beta, functions of money can be divided into three parts: primary, secondary and tertiary or contingent functions. So अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो हमने मनी को डिफाइन किया था. There was an economist who defined money is what money does. What does money do? Money acts as a medium of exchange, measurement, value, standard of deferred payment and store value. इसका मतलब कहना है से ये मनी के प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस है. सो चलो, सबसे पहला पैसा इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, वो होंगे इसके प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में दो फंक्शंस आते हैं. फर्स्ट, it should act as a medium of exchange. I'll give you money, in return I'll get a commodity for you. If this quality exists, then money has medium of exchange. तो पहला फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा फंक्शन ऑफ मनी is the measurement value. It acts as a common measure of a value. बेटा, मेजरमेंट वैल्यू वाला जो पॉइंट है ना, उसको दो पॉइंट्स में और डिवाइड किया गया है. measure of value can be divided into common measure of value and a unit of account. ये दोनों भी मेजरमेंट का ही पार्ट है. कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सर ये बॉटल का प्राइस कितना है. तो फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉटल प्रोबेबली कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज. सो ये बॉटल का वैल्यू 50 रुपया है. ये कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पाउच है, तो ये पाउच का वैल्यू कितना हो गया? 20 रुपीज. तो 20 रुपीज इज द वैल्यू फॉर दिस पाउच. तो जब आप कोई कमोडिटी को रुपीस के फॉर्म में इवेल्युएट कर सकते हो, तो इट इज टर्म्ड एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. सो पहला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट. नाउ यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग पर्पस में आप क्या यूज करते हो. सो वी बीइंग इन इंडिया, वी यूज रुपी. सो रुपी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर इंडिया. डॉलर इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर यूएस. पाउंड इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर इंग्लैंड. मतलब कहना इसे मनी का प्राइमरी फंक्शंस कितने हैं? दो. पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजरमेंट वैल्यू. मेजरमेंट वैल्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वो दो पार्ट कौन से हैं? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट. कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में हमने इन दोनों कमोडिटीज का एग्जांपल लिया, और यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए काम में आएगा वो. अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी. The secondary functions of money are nothing else but medium of exchange, measurement of value तो खत्म हो गया, प्राइमरी में आ गया. तो बचा क्या? स्टोर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. सो बेटा, पैसा कैसा होना चाहिए जिसको हम अगर स्टोर करके रखें तो भी उसका वैल्यू फ्यूचर में हमें मिलना चाहिए. सो मनी शुड हैव स्टोर वैल्यू. It should have durability, it should have stability, it should encourage savings from the incomes and help us in the future. तो बेटा, पैसा कैसा होना चाहिए? जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, जिसमें आप स्टोर करोगे तो भी फ्यूचर में आपको उसका वैल्यू मिलेगा. अनदर फीचर इज डेफर्ड पेमेंट. बेटा, डेफर्ड पेमेंट का मतलब प्रेजेंट में पेमेंट करना होता है कि फ्यूचर में पेमेंट? So obviously the answer is payments made in the future. तो आज के डेट में पैसा कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए जिसके वजह से पेमेंट्स कैन बी मेड इन द फ्यूचर. सो मनी शुड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. ये हो गया आपका सेकेंडरी फंक्शंस. पर इसमें एक और ऐड होएगा, वो है ट्रांसफर ऑफ मनी. बेटा, आज के डेट में कैन आई से वी आर यूनाइटेड बाय इंटरनेट बट डिवाइडेड बाय प्लेसेस. One person is living in US, another person is living in India.
इमेजिन करो अगर कोई ऐसा पेरेंट है जिसका बच्चा यूएस में रहता है और वो पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सन, तो अब पैसा देने के लिए क्या वो यूएस से इंडिया आएगा? इतना टाइम है, इतना वेस्ट करेगा पैसा? नहीं ना। मतलब कहना इसे आज के डेट में हम पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनईएफटी, with the help of IMPS, with the help of various methods which help us to transfer money electronically. तो बेटा सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या आएगा? स्टोर वैल्यू, क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ मनी। तो ये हो गए आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्लीज चेक योर पेज नंबर 92 and 93. On page number 92 they have given the primary functions. On page number 93 somewhere in the middle of the page they have started with secondary functions. अब important है ये समझना कि what are the contingent functions. Contingent functions मतलब tertiary functions. पैसा ओरिजिनली ये कामों के लिए बनाया गया नहीं था। Money was not originally made for this purpose, but because of money we are able to do all this stuff. तो ऐसा कौन सा फंक्शंस है? तो सबसे पहला तो अंडरलाइन करो, वहां पर वो लोगों ने दिया है, प्रोफेसर किनली हैज मेंशन्ड 4 कंटिंजेंट फंक्शंस। बेटा कई बार एग्जाम में वो आपको पूछेंगे कि कंटिंजेंट फंक्शंस कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है। सो कंटिंजेंट फंक्शंस आर गिवन बाय प्रोफेसर किनली और वो टोटल कितने हैं? 4। क्या ये 4 रीजंस के लिए पैसा आया था? नहीं। मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इट्स प्राइमरी फंक्शन मीडियम एंड मेजर, बट पैसा है उसके वजह से ये सारी चीजें में भी पैसा मदद कर रहा है indirectly. That is why we study something called as contingent functions. Total 4। सबसे पहला basis of credit। बेटा पैसा इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि आप उसको लोन के फॉर्म में ले सको? नहीं। पर आज पैसा है तो लोन ले सकते हो कि नहीं? मतलब कहना है से मनी हेल्प्स और फैसिलिटेट्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन, बैंक से जाकर जो हम लोन लेते हैं वो, और लोन लेने का बेसिस ही क्या है? एक क्लौता बेस है मनी। सो मनी एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट। द सेकेंड कंटिंजेंट फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आज जब हमने पैसा इंट्रोड्यूस किया था तो पर्पस ये तो नहीं था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, पर जैसे ही पैसा एक मीडियम बन गया, जरिया बन गया, हमने क्या किया कि नेशनल इनकम को भी मनी टर्म्स में इवेल्युएट किया। डोंट वी से दैट यूएस इकोनॉमी इज 23 ट्रिलियन, चाइना का इकोनॉमी 14-15 ट्रिलियन, इंडियन इकोनॉमी 2.3 ट्रिलियन। मतलब जब भी हम लोग ट्रिलियन, बिलियन, जिलियन, रुपीस, डॉलर जो भी हम बोलते हैं, आज पैसे के वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो मनी है तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। कैलकुलेशन हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम समझ में आया कि नेशनल इनकम में से कितना पैसा रेंट में गया, कितना पैसा वेजेस में गया, कितना पैसा इंटरेस्ट में गया, कितना पैसा आपके प्रॉफिट्स के फॉर्म में गया। सो नेशनल इनकम कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मनी का कंट्रीब्यूशन है। नॉट जस्ट दैट excuse me, not just that, there is a general form of capital। कहना है इसे कि अगर पैसा है तो आप उसको कन्वर्ट करके रख देते हो in the form of stock, shares, gold, diamond, house, property। मतलब money has the power to create not just capital but wealth as well। तो आपका wealth create हुआ। आज अगर मेरे पास पैसा है तो मैं मेरे लिए कोई एक एसेट खरीद के रख दूंगा, तो मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एन एसेट। सो मनी का दूसरा काम क्या हो गया? इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ capital, and obviously if it is a form of capital it is a form of wealth as well। अब
For those students who are science background, they might not be aware between the difference of capital and wealth. But capital is something which is used in business, whereas wealth is something which is used in business as well as your personal use. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जेके शाह क्लासेस में जो बोर्ड लगा हुआ है, जो एसी है, जो बेंच है, उसका पर्पस क्या है? बिजनेस है। और अगर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो वो कैपिटल है। बट जेके शाह सर के पास घर पे भी तो एसी होगा, घर पे भी तो कंप्यूटर होगा, घर पे भी उनके पास सोफा होगा, बेड होगा। अब ये सब जो सोफा, बेड, एसी, क्या वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, वो उनका पर्सनल असेट्स है। तो जो बिजनेस के असेट्स प्लस पर्सनल असेट्स होते हैं उसको हम वेल्थ बोलते हैं, और जो सिर्फ बिजनेस में होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। इसीलिए आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो एक स्टेटमेंट है, ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। सो आई होप the difference between capital and wealth is also clear amongst most of you all. The fourth and the final function is the maximum benefit. Now how is there maximum benefit? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा the law of DMU and the law of EMU. अगर DMU आपने EMU पढ़ा होगा तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में we compare the marginal utility with its price. प्राइस मतलब मनी के फॉर्म में हो गया, तो मनी को हम यूटिलिटी एनालिसिस में भी पढ़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। सो कंटिंजेंट फंक्शंस वर गिवन बाय प्रोफेसर किनली। किनली अंकल क्या बोल के गए? 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या आएगा? बेसिस ऑफ क्रेडिट। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तीसरा जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल, एंड चौथा एंड फाइनल हेल्प्स अस टू फाइंड अस मैक्सिमम बेनिफिट दैट अ कंज्यूमर कैन गेट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फंक्शंस ऑफ मनी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है उसका नाम है क्वालिटीज ऑफ मनी। बेटा पैसा कैसा होना चाहिए? तो आप मुझे सोच के बताओ, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, qualities of money? How should a money be termed as? तो बेटा पैसा ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो। मतलब कहना है आज अगर अपने नोट पर गांधी जी है तो वो एक्सेप्टेबल है, पर सोचो अगर आपका या मेरा शक्ल चिपका दे तो कोई लेगा क्या? मतलब कहना है वी आर नॉट एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली। सो मनी शुड हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। किसी को दिया ना तो वापस तुम्हारे मुंह पर मारना नहीं चाहिए, वो बोलेगा कि हाँ ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है। सो मनी शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। सिमिलरली मनी शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ पोर्टेबिलिटी। आज देखो इंडिया के अंदर मनी इज इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जरूरी है कि कैश के ही फॉर्म में लेकर जाओ? नहीं, आप पैसे को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये फॉर्म में भी तो यूज करते हो। सो मनी शुड बी पोर्टेबल, इट शुड बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में डिफिकल्टी नहीं होगा तो हम उसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी। हमने पढ़ा था कि जो कॉइन्स है वो ड्यूरेबल है, बट जो नोट्स है वो पेरिशेबल है, फट जाता है, बारिश में भीग जाता है। तो मनी का क्वालिटी क्या है कि पैसा ऐसा हो जो ड्यूरेबल हो। तो बेटा जब मैं आपको क्वालिटीज का बात कर रहा हूं, कैन आई से आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियलिस्टिक थिंग्स दैट मनी शुड बी। मनी शुड बी आइडियलिस्टिकली एक्सेप्टेबल, आइडियलिस्टिकली पोर्टेबल, ड्यूरेबल। तो अब तक कितने फंक्शंस हुए? रादर कितनी क्वालिटीज हुई? 3। पहला जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा पोर्टेबिलिटी, तीसरा ड्यूरेबिलिटी, चौथा डिविजिबल होना चाहिए। इसीलिए तो मोदी अंकल ने देखो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500, 2000 इतना सारा डिविजिबल है।
तो अगर छोटा ट्रांजैक्शन रहेगा तो छोटा डिनोमिनेशन का नोट्स, बड़ा ट्रांजैक्शन रहेगा तो बड़ा डिनोमिनेशन का नोट। मतलब मनी कैसा होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। मनी शुड हैव द क्वालिटी ऑफ डिविजिबिलिटी, इट शुड हैव द क्वालिटी ऑफ होमोजेनिटी। अगर आप देखोगे तो जितने भी नए 2000 के नोट है, सबका कलर सेम, सबका साइज सेम, सबके ऊपर गांधी जी का फोटो भी सेम। इस सीरियल नंबर सेम रहेगा तो चलेगा क्या? लफड़ा हो जाएगा, डुप्लीकेट नोट है। सो द ओनली थिंग दैट शुड बी डिफरेंट इज द नंबर, बट अदर देन दैट शेप, साइज, वैल्यू, डिनोमिनेशन इज एब्सोल्युटली द सेम। तो होमोजेनिटी, सब 500 रुपए का नोट एक बराबर, सब 2000 रुपए का नोट एक बराबर, जो नया 10 रुपए का नोट आया है एक बराबर, एक बराबर, एक बराबर, झूम बराबर। बोलो ये एक बराबर मतलब homogeneity. So can I say that homogeneity is another good quality of money? Then money should be recognizable, cognizable. Cognizable का मतलब आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। तो जब मैंने एक्सेप्टेबिलिटी का बात किया था तो आपका और मेरा नोट एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था? क्योंकि अगर मेरा शक्ल वो नोट पर है तो वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। So can I say Gandhi ji is a worldwide recognizable figure, Benjamin Franklin is a recognizable figure, and they are acceptable. Whatever is acceptable only when they are recognizable. So can I say ये पॉइंट आपके बुक में पेज नंबर 94 पे कॉग्निजिबिलिटी के फॉर्म में दिया है। आई रिपीट, कॉग्निजिबिलिटी मतलब रिकॉग्नाइजेबल, एक्सेप्टेबल मतलब इट शुड बी अ लीगल टेंडर, करेंसी होना चाहिए, कॉइन्स होना चाहिए। एंड द फाइनल पॉइंट इज मनी शुड हैव स्टेबिलिटी। बेटा स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मनी का वैल्यू ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो अगर मनी स्टेबल है तो उसका वो एक अच्छा एट्रीब्यूट या अच्छा क्वालिटी है। सो इन ऑल वी हैव स्टडीड 7 क्वालिटीज। चलो मेरे को बताओ कौन सी 7 क्वालिटीज पढ़ी। सबसे पहला जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब लीगल टेंडर। दूसरा पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरा ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब इट शुड हैव अ लॉन्गर लाइफ। चौथा डिविजिबिलिटी, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में अवेलेबल होना चाहिए। पांचवा होमोजेनिटी, all the notes of a particular denomination should be of the same shape, size, value, etc. नेक्स्ट वन कॉग्निजिबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेबल, इजीली नोन टू ऑल। एंड फाइनली स्टेबिलिटी, वैल्यू ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दैट इज द 7th क्वालिटी और attribute of money. So with this we have completed one small concept related to money. The concepts that we covered in this video was evolution of money, definitions of money, how is money defined by various economists, then we studied monetary aggregates and liquidity aggregates, then we completed the functions of money, and finally we completed the qualities or attributes of money. So I hope we are clear with this much. I'll see you soon with the next set of videos. Thank you.